दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नारायणी फिजिक्स पर। तो आज के वीडियो में हम स्पेस एंड टाइम स्टडी करने वाले हैं। स्पेस एंड टाइम को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? मैकेनिक्स में हमने मोशन को लिया था, जो कि कीवर्ड था हमारा कि मैकेनिक्स से याद रखना है मोशन। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, कि कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट पर है या फिर मूव कर रही है। अगर मूव नहीं कर रही है, मोशन उसका ज़ीरो है, तो वो रेस्ट पर है। ठीक है, लेकिन ये हमें पता चलेगा कैसे? ये चलेगा स्पेस एंड टाइम वेरिएशन से। क्योंकि आप देखिए, कोई भी चीज़ एक पॉइंट पर है, ठीक है, स्पेस का मतलब आप पोजीशन से लीजिए, और थोड़े टाइम के बाद वो दूसरे पॉइंट पर है, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ ने जो है मूव किया है, मोशन किया है, वहाँ पर मैकेनिक्स के लॉज अप्लीकेबल हुए हैं। तो मैकेनिक्स की बात आएगी तो हमें खुद से दो सवाल पूछने हैं, 2 Ws। ठीक है, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किस वक्त पर कहाँ है। ठीक है, यहाँ से हमें दो आंसर्स क्या मिलते हैं? कब से तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा टाइम का, और कहाँ से जो है हमें टाइम मिल जाएगा स्पेस का। स्पेस को हमने पोजीशन माना है। आप खुद से पूछिए, इस वक्त आप कहाँ बैठे हैं? तो यहाँ से टाइम और पोजीशन, दो चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। वो आपके होने की पोजीशन को बता देती है कि आप किस वक्त कहाँ बैठे हैं। ठीक है, आप खुद से ये सवाल पूछिए। ये जो स्पेस एंड टाइम में मैकेनिक्स में होगा, इसे हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में समझे तो इवेंट का मीनिंग क्या होता है? घटना, है ना। कोई भी चीज़ के होने की घटना को बोलते हैं इवेंट। अब उसकी पोजीशन पता चल जाए, हमें टाइम पता चल जाए, तो वो इवेंट हमें पता चल जाता है, स्पेस एंड टाइम हमें पता चल जाता है। आप इस समय, इस टाइम पर किस पोजीशन में हैं, किस पोजीशन पर बैठे हैं, उससे हमें उस इवेंट का मालूम पड़ जाता है। अब ये बात है कि हमने थ्योरेटिकल तो ये बोलते हैं स्पेस एंड टाइम है, बट इसे मैथमेटिकली कैसे शो करना है? फिजिक्स में आप देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो थ्योरेटिकली समझी जा सकती है, बट जब तक आप उसे मैथमेटिकली शो नहीं करेंगे ना, तब तक उस चीज़ को आप नहीं समझा सकते। और इसीलिए जो है, अब हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करने वाले हैं। हमने इवेंट समझा तो दिया, पोजिशन और टाइम है, बट इन्हें शो करने का एक मैथमेटिकली तरीका होता है, और उन्हीं मैथमेटिकल टर्म्स को समझाने के लिए लाए गए कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? एक रिजिड बॉडी से अटैच्ड होंगे। वहाँ से हमें पता पड़ेगा कि डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर डिफरेंट पोजीशंस क्या है। और अगर हमें एक बार पता चल गया कि अलग अलग टाइम पर कोई भी चीज़ की पोजीशन अलग अलग कौन सी जगह है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो चीज़ मोशन कर रही है। ओके, मोशन कर रही है या रेस्ट पर है, तो वो मैकेनिक्स के अंडर आ जाता है। अब जो सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन का मीनिंग क्या है? कि 3 डायमेंशनल होगा, एक्स वाई और जेड। ओके, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और ये सबसे सिंपलेस्ट होता है। आप इस वक्त अपने रूम में देखिएगा, आपका जो दैनिक जीवन का, रोज़मर्रा का, आप 3 डायमेंशनल में जीते हैं, तो एक्स वाई और जेड आपके कमरे की जो कॉर्नर है, वहाँ से 3 डायमेंशंस निकलती है, एक्स वाई और जेड, आप देख सकते हैं। साइंस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, सो यू हैव टू इमेजिन। अब देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से शो किया गया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड है। आप ये देखिएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज ही है। हमने एक्स को इधर लिखा, तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज चले, वाई हमारे यहाँ आया और फिर जेड आया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं एक्स इस एक्सिस पर ले लूँ, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज चलने से वाई ये वाली एक्सिस होगी और जेड ये वाली एक्सिस होगी, तो हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे जो एक्स वाई जेड है। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें किसी चीज़ की पोजीशन बतानी होती है, तो वो कैसे बताते हैं? जैसे ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है, यहाँ पर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कैसे बतानी है? ये जो है हमारा, ये ओरिजिन पॉइंट है। ओके, ओ मीन्स ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट 0 0 है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो है वो 0 0 और 0 है, तीनों। और ये इस पी पॉइंट पर कोई हमारी चीज़ पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजिशन हम बात कर रहे हैं, तो वो पोजिशन डिफाइन होती है इस ओरिजिन से। राइट, अब इसे हमने आर नाम दे देते हैं जनरली कार्टेशियन में। ओके, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर ओरिजिन था तो उसके 0 0 0 वैल्यूज थी एक्स वाई और जेड की, तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है, प्रोजेक्शन जो होगा वो स्मॉल एक्स होगा, और जो वाई पर प्रोजेक्शन होगा इस पॉइंट से, वो स्मॉल वाई होगा कोई वैल्यू, और जेड एक्सिस पर जो वैल्यू होगी वो स्मॉल जेड होगी। तो इस तरह से ये डिफाइन होती है। अब टाइम की बात ले लें, क्योंकि हम इवेंट को डिफाइन कर रहे हैं पोजीशन और टाइम से, तो यहाँ पर तो पोजीशंस आ गई, और टाइम जो है वो हम स्मॉल टी मानकर चल लेते हैं। ओके, तो ये एक्स वाई और जेड जो है ये हमारी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो टी है हमारा वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन को आप एक तरह से स्पेस बोल सकते हैं, तो यहाँ पर यही जो चीज़ है वो स्पेस टाइम है। अब स्पेस टाइम जो है आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि
क्लॉक लगी हुई है जिससे कि टाइम हमें पता चल रहा है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं कि जो स्पेस टाइम है वो कॉन्टिन्यूस है, और अगर जो दो ऑब्जर्वर्स हैं तो उनके लिए भी सेम टाइम ही होगा, वो भी सेम टाइम पर ही इस इवेंट को देख रहे होंगे। ज्योमेट्री जो है वो यूक्लिडियन है। यूक्लिडियन का मीनिंग क्या है, इस तरह से हम किसी सॉलिड सरफेस पर एक्स वाई और जेड एक्सिस रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। नॉर्मली मैंने क्या बोला आपको कि 3D सिस्टम में आप बैठे हुए हैं तो आपकी जो रूम की दीवार है वो भी 3 डायमेंशनल है। कॉर्नर से आप देख सकते हैं कि 3 डायमेंशंस निकल रही है एक्स वाई और जेड। ओके, आपके रूम में आप देख सकते हैं, इमेजिन करना है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्यूरेसी पूरी है, मतलब कि आप एक ही टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम दोनों बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में डिफाइन कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ने इसी गलतफहमी को दूर किया था, वो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है बाद में। यहाँ पर जो ये सेकंड प्रॉपर्टी यूनिवर्सल टाइम स्केल, इसका मीनिंग वही है कि दो ऑब्जर्वर्स होंगे, उन्होंने अपनी क्लॉक को इस तरह से सेट कर लिया है कि दोनों सेम टाइम के लिए अग्री करेंगे कि हाँ मेरी क्लॉक में भी इसी टाइम पर ये इवेंट हो रहा है और सेकंड वाले की क्लॉक में भी इसी टाइम पर ये इवेंट हो रहा है। ओके, बाकी सब फिनोमेना मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हमने इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में शो तो कर दिया। आर क्या है हमारा, यहाँ पर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है। वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन, ये जहाँ एरो लग जाता है तो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जो कि डायरेक्शन की भी बात करती है, एक क्वांटिटी के साथ में खुद की एक वैल्यू होती है। ये जो स्पेस वाले कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड, इन्हें स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर में होती है, और टाइम की तो ऑब्वियसली आपकी सेकंड में होती है। अब इस आर को इन टर्म्स में शो कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये जब आपका पोजीशन वेक्टर है आर, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है आपका एक्स आई केप, वाई जे केप, जेड के केप। अब एक्स के साथ हमने आई केप लगाया, यहाँ जो एक्स एक्सिस है इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई केप होता है एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन के लिए ये जे केप होता है, और जेड की डायरेक्शन के लिए ये के केप होता है। ओके, इन अ वेरी बेसिक सेंस हम रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये जो केप लगाया है इसकी डेफिनेशन होती है ऊपर तो वेक्टर क्वांटिटी उस वेक्टर से रिलेटेड, ओके, वेक्टर ए आ गया, और नीचे जो है उसका मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर यही हुआ है, ठीक है, यही डेफिनेशन यूज हुई है। ये एक्स वाई और जेड ये आपके लिखे हुए हैं, ये तो ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है, ओके, एक्स वाई और जेड, और ये जो आई के पे यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है, तो बेसिकली आपको क्या मिल गया, ये वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है आर, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट्स एक्स वाई और जेड, ये तीनों डायरेक्शंस में, इसलिए हमने तीनों डायरेक्शंस में इसको तोड़कर लिखा है। इस तरह से पोजिशन वेक्टर आ गया आपका। अब आप बोलेंगे कि हमने स्पेस तो रिप्रेजेंट कर दिया एक्स वाई और जेड से, बट व्हाट अबाउट टाइम। अब डिफरेंट टाइम्स पर अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठकर पोजीशन देखता है इस ऑब्जेक्ट की, जैसे हमने यहाँ पर देखी इस टाइम पर, थोड़े टाइम बाद में ये यहाँ पर हो, ठीक है, तो ये इस तरह से डिफरेंट टाइम पर ये पोजीशंस देख रहा है, तो ये जो आपका वेक्टर हो गया, मतलब कि पोजीशन वाला पोजीशन वेक्टर हो गया, ये टाइम का भी तो फंक्शन हो गया ना, टाइम पर डिपेंड कर रहा है कि एक टाइम पर ये यहाँ पर है तो दूसरे टाइम पर ये यहाँ पर भी हो सकता है, तो ये टाइम का फंक्शन है। और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इस तरह से आपको कई चीज़ें लिखी हुई मिलती है, ब्रैकेट में टाइम है, दैट मीन्स आर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, अब दोस्तों पोजीशन हमें मिल चुकी है, ठीक है, इसे एक बार टाइम के साथ में डिफरेंशिएट किया तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, और एक और बार अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ में तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो वेलोसिटी में पोजीशन वेक्टर को हमने एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया, अब ये पोजीशन वेक्टर हो रहा है, तो ये जो सभी है ना एक्स वाई और जेड, ये सब टाइम के फंक्शन होंगे, दूसरे टाइम पर इन सब की भी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, तो ये सब टाइम के फंक्शन है, उस अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होंगे। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बोलता है एक्सेलरेशन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का 2 बार डिफरेंशिएशन टाइम के साथ है, तो d2r लिख लीजिए, चाहे वेलोसिटी का एक बार कर दीजिए, तो r का तो 2 बार ही हो गया ना। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमने इतना सब कुछ किया क्यों, हमने ये समझा क्यों है, क्योंकि पहले हमने ये माना था कि इवेंट को डिस्क्राइब किया जाता है स्पेस और टाइम से, फिर हमने ये जाना कि हमारे पास में पोजीशन आ गई तो उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी निकल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने का मीनिंग क्या है, मैकेनिक्स में हम बात कर रहे थे कि मोशन के बारे में बात होती है। मोशन मतलब कि वो चीज़ मूव कर रही है तो उससे की कुछ वेलोसिटी भी होती है, एक्सेलरेशन मतलब है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। ओके, तो ये सब हमने बात की। ये एक तरह से किसी भी इवेंट का इंट्रो है, जैसे आप खुद का इंट्रो देते हैं ना, अपना नाम बताते हैं, आपने क्या किया है, उस तरह से इस ऑब्जेक्ट के कहीं होने का ये इंट्रोडक्शन है कि उसकी क्या पोजीशन है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है। अब ये जो हमने इवेंट का डिस्कशन किया ना स्पेस और टाइम से, ये सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया, कार्टेशियन में, और ये जो रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये, ठीक है, जिसमें हम बात करें
तो हमने यहाँ स्टडी किया है स्पेस टाइम रेफरेंस सिस्टम। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेस टाइम रेफरेंस सिस्टम कहलाता है, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए हैं स्पेस और टाइम। रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है? रेफर करना। तो किस तरह से हमने डिफाइन किया है इस चीज़ को? स्पेस और टाइम से। कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको चाहिए ही चाहिए होगा। ये सब चीज़ें नहीं होती तो हम इस इवेंट का इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते। तो किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस होता है, आपका नाम होता है, आपका कुछ आपके बारे में जानकारी होती है, ये इसी तरह से इस इवेंट के होने की जानकारी है, जिसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत मायने रखता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इतना बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं, बट मैकेनिक्स आपको स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैकेनिक्स में देखिए, चाहे आप क्लासिकल पढ़ें, क्वांटम पढ़ें या फिर रिलेटिविस्टिक पढ़ें, स्पेस एंड टाइम जब तक आप नहीं समझेंगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। फिजिक्स इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स, आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस आना बहुत ज़रूरी है।